बड़ी खबर यह है कि बिहार के हाजीपुर में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर करंट लगने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई। करंट से झुलसे 6 कांवड़ियों की हालत गंभीर बताई जा रही, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल जिस डीजे ट्रॉली से कांवड़िए जा रहे थे वो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई और पूरी गाड़ी में करंट फैल गया। भागने का मौका तक इन कांवड़ियों को नहीं मिल पाया। 9 कांवड़ियों की मौत हुई है, जबकि 6 लोग जो बच गए उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप देखिए तस्वीर, यही वो डीजे वाली कांवड़ गाड़ी थी जो जा रही थी। इस पे कांवड़िए सवार थे, लेकिन ये अचानक से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई और ये दर्दनाक हादसा हो गया। आप देखिए पहली तस्वीर और अब दूसरी तस्वीर। जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि जो प्रशासनिक अमला था, फौरन जो लोग झुलसे हुए थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। 6 लोग हैं, 6 कांवड़िए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है। तो बड़ी खबर बिहार के हाजीपुर से आ रही है, जहां पर बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है देर रात। करंट लगने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई। करंट में 6 कांवड़िए झुलसे हैं जिनको अस्पताल में फौरन भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी हालत जो है वो अच्छी नहीं बताई जा रही है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। आप देखिए तस्वीर, 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है महाकाल मंदिर उज्जैन की, दूसरी तस्वीर है काशी विश्वनाथ वाराणसी और तीसरी तस्वीर है वैद्यनाथ धाम देवघर। तो जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई, देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त और कांवड़िए पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना का क्रम सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही चल रहा है। तो ये 3 तस्वीरें हैं और तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। और यहाँ पर तीसरे सोमवार के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और ये महाकाल की भस्म आरती। उज्जैन के महाकाल का जो ब्रह्म मुहूर्त में पूजन हुआ, ये भस्म आरती की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कीजिए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ जिनका षोडशोपचार पूजन हुआ और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ की। तो सावन का जो तीसरा सोमवार है उस मौके पर किस तरीके से भगवान विश्वनाथ की सुबह सुबह पूजा अर्चना हुई वो हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और चलिए अब बाबा वैद्यनाथ के दर्शन आपको करा देते हैं देवघर की, जहां पर सुबह सुबह से ही जो कांवड़िए हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और वहां पर भी पूरा पूजा आराधना का क्रम चल रहा है। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं भगवान शिव की नगरी का। विक्रम हमारे साथ जुड़ गए उज्जैन महाकाल मंदिर से, निशांत चतुर्वेदी वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रिया हमारे साथ है दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर से। सबसे पहले विक्रम आपके पास ही आ रहे हैं। सावन का तीसरा सोमवार है, किस तरीके से पूजा अर्चना का क्रम चल रहा है महाकाल मंदिर में? देखिए, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक भगवान महाकाल के दरबार में अल सुबह से ही भस्म आरती के माध्यम से भगवान शिव की, महादेव की आराधना शुरू हो जाती है, जो कि शाम तक लगातार चलती है। चूंकि भगवान महाकाल के ज्योतिर्लिंग में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसी स्थिति में यहाँ पर पूजा का जो क्रम है वो सतत चलता रहता है। हमारे साथ मंदिर के महेश पुजारी जी है। पुजारी जी, आज सावन का तीसरा सोमवार है, लगभग शिव भक्तों का उत्साह चरम सीमा पर है, क्या कहेंगे आप इस पूरे आयोजन को लेकर? जैसे जैसे श्रावण मास के दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे यहाँ भक्तों का तांता बढ़ जाता है शिव मंदिरों में। आज तीसरा सोमवार है और तीसरा सोमवार होने के कारण विशेष करते यहाँ पर भीड़ जो दिख रही है और कांवड़ वालों की भीड़ जो दिख रही है, देखिए कांवड़ वालों की भीड़ जो मंदिर में काफी संख्या में पहुंच रही है। चूंकि सावन का तीसरा सोमवार है और शिव भक्तों में इस बार इसलिए भी ज्यादा उत्साह है क्योंकि सावन के 5 सोमवार इस बार आने वाले हैं। इस जो 72 साल है उसमें पहली बार ऐसा
संयोग बना है जिसमें सावन के 5 सोमवार आ रहे हैं। तो इसी स्थिति में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में जो शामिल महादेव, महाकाल, अवधेश जी, वहाँ पे जो भक्तों का सैलाब है वो काफी उमड़ रहा है और जो उनका उत्साह है वो चरम सीमा पर है। बिल्कुल, उत्साह चरम सीमा पर है। आपने आप विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कराते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में क्या चल रहा है वो जानते हैं। निशांत हमारे साथ बने हुए। निशांत, बाबा विश्वनाथ की नगरी में किस तरीके का श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है, क्या तस्वीरें हैं वहां पर? बिल्कुल अवधेश जी, भगवान शिव की नगरी काशी में भी एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। आज सावन का तीसरा सोमवार है और भोर से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़िया लाइन में लगकर भगवान शंकर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज की बात कर लें तो प्रथम सोमवार, द्वितीय सोमवार से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। 2 अलग अलग लाइन के मार्ग से अलग अलग प्रवेश द्वार पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था हो या मंदिर प्रशासन की व्यवस्था हो, पूरी तरीके से दुरुस्त कर लिया गया और उनको सुलभ दर्शन कराने के लिए जो है पूरा प्रबंध किया जाएगा। कांवड़िया सीधा प्रवेश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से आए। कब से लाइन में लगे हैं आप? अरे सुबह से लाइन में लगे हैं। कितना उत्साह है बाबा के दर्शन को लेकर? तो आप उत्साह देख सकते हैं अवधेश जी। और निश्चित तौर पर इन पूरे बात कर ले अभी तक की, यानी 3 सावन के सोमवार तक की, तो इस बार सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। एक और हम आपको बात बता दें कि आज बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार भी किया जाएगा। अर्धनारेश्वर स्वरूप के रूप में उनका श्रृंगार होगा और मंदिर परिसर में चाहे सुबह हो, शाम हो, इसके अलावा देर रात हो, तब तक जो है श्रद्धालुओं की भीड़ लगने की उम्मीद है। और इसके अलावा एक विशेष बात कि आज तकरीबन 3 लाख से अधिक लोगों के मंदिर परिसर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, और उत्साह जो श्रद्धा का है वो निशान दिख भी रहा है। अब दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर चलते हैं, वहां के भी दर्शन कराएंगे और जानते हैं कि वहां पर किस तरीके से आस्था उमड़ रही है। रिया, जो गौरी शंकर मंदिर है यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते, लेकिन सावन का सोमवार है तो किस तरीके की तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल सावन का तीसरा सोमवार है और बेहद खास है शिव भक्तों के लिए। सबसे पहले तो आपको मंदिर का जो प्रांगण है वो दिखाते हैं। देखिए किस तरह से श्वेत निर्मल वस्त्रों में भगवान आपको नजर आएंगे और किस तरह से ये जो पूरा प्रांगण है इसको सजाया गया है। सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ आपको नजर आएगा और जलाभिषेक की ये तस्वीरें देखिए बहुत ज्यादा खास ये शिव भक्तों के लिए तस्वीरें हैं। और निर्मल वस्त्रों में, श्वेत वस्त्रों में आपको यहाँ पर शिव भगवान के दर्शन होंगे और पूरा जो प्रांगण है उसको सजाया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो भक्त हैं वो कतारबद्ध तरीके से आ रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। देखिए आपको यहाँ पर कतारबद्ध भक्त जो है वो नजर आएंगे। पूरे विधि विधान से जिस तरह से पूजा की जाती है उस विधि विधान को आगे बढ़ाते हुए पूजा करते जो भक्त हैं वो आपको नजर आएंगे। कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि सावन का ये जो तीसरा सोमवार है ये कितना खास है, कितना खास है सावन का ये तीसरा सोमवार, किस तरह से यहाँ पर भक्त जो आ रहे हैं क्या देख रहे हैं? मैम सुबह से ही बाबा को देख रहे हैं। बाकी हमारे तो दर्शन हो चुके हैं, अंदर जाके जल भी चढ़ाया है, बहुत बड़े दर्शन है हमारे तो। देखिए आस्था जो है वो इस वक्त रमी हुई है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तीसरा सोमवार है और लोग सुबह से ही आपको मंदिर में आते दर्शन करते नजर आएंगे। देखिए आपको कतार से यहाँ पर जो भक्त हैं वो नजर आएंगे। ये दिल्ली के चांदनी चौक का गौरी शंकर मंदिर बेहद प्राचीन है। बिल्कुल, सावन और सोमवार, ऐसे में हर कोई इस खास मौके को भगवान शिव को वहां पर जाकर जल चढ़ा लेना चाहता। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और बताने के लिए कि सावन के तीसरे सोमवार पर किस तरीके की आस्था निकलकर सामने आ रही है। सैलाब के चक्रव्यूह में जो फंस रहा है वो निकल नहीं पा रहा, लेकिन इस मॉनसून में जितनी मुश्किलें आसमान से आ रही हैं उतनी ही मुश्किलें इंसान खुद अपने लिए खड़ी कर रहा है। वो कभी ऐसे पहाड़ पर पहुंच जाता है जिसकी जमीन खोखली हो चुकी है, तो कभी ऐसे किले में जहां की सीढ़ियों से झरना बह रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आफत कैसे चौतरफा घिरे हुए।
कुदरत जब अपनी पर आती है तो न इंसान देखती है न भगवान। ये तस्वीरें लोनावाला के एक वीरा मंदिर की हैं, जहां बारिश का पानी झरने की शक्ल में कहर मचा रहा है। झरने का पानी मंदिर की सीढ़ियों से बह रहा है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंसे हैं जो उतरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है। वहीं ऊपर जाने वाली सीढ़ियां पूरी तरह डूब गई हैं। बारिश में झरने कितने खतरनाक हो जाते हैं, इसका अंदाजा आप राजस्थान के भीलवाड़ा से आई इस तस्वीर से लगा सकते हैं। मेनाल झरने के पास लोग पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन नहाते समय 4 लोगों के पैर फिसल गए और बात जान पर बन गई। वो तो भला हो वहां मौजूद सुरक्षा बलों का, जिन्होंने बैरिकेडिंग के सहारे से चारों लोगों को बचा लिया। मॉनसून के सीजन में लोग भी अपनी जिंदगी के दुश्मन बने हुए हैं। जिस लड़की को लोग रस्सी की मदद से रेस्क्यू कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र के सतारा में बोरने घाट पर सेल्फी ले रही थी। तभी पैर फिसला और 100 फीट नीचे घाट में गिर गई। बाद में स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से लड़की को बाहर निकाला, इलाज के लिए अस्पताल ले गए। लेकिन सेल्फी खींचते समय या पर्यटन का लुत्फ लेते वक्त लोग भूल जाते हैं कि एक गलती की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश के रीवा में लगातार बारिश से जिंदगी कैद हो गई है। पानी घरों में घुस गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी घरों में घुस चुका है और लोग जान माल की रक्षा करने में लगे हैं। इन सब के बावजूद प्रशासनिक अमला किसी का हाल पूछने तक नहीं आया। पानी भरा हुआ है, इसकी निकासी नहीं हो रही क्या? कहाँ से निकलेगा पानी? रास्ता ही नहीं निकलने कहीं। कोई रास्ता नहीं बनाया? कोई रास्ता नहीं बना। ये नगर निगम कुछ नहीं किया यहाँ? कुछ भी नहीं किया। देखिए कितना पानी भरा है। हालात मध्य प्रदेश के रायसेन के भी ठीक नहीं हैं। नदी नाले सब उफान पर हैं। कहीं सड़क बह गई है तो कहीं पुलिया। मंडीदीप सतलापुर के मुंडला गांव में 3 लोग बेतवा नदी में बह गए। मंडला में लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी और दूसरी उसकी सहायक नदियां उफान पर आ गई हैं। मंडला में नर्मदा नदी के रपटा घाट पर बना पुराना छोटा पुल डूब गया है। साथ ही नर्मदा घाटों में बने मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। नर्मदा का डेंजर लेवल 437 मीटर पर है और अभी 437.9 मीटर पर पानी पहुंच चुका है। चिरायू अस्पताल है। ये चिरायू अस्पताल के चारों ओर पानी का लेवल बढ़ गया है, यानी कि कैचमेंट एरिया में है और चारों ओर जो बड़ा तालाब है, भोपाल का लाइफलाइन कहा जाने वाला, उसका पानी अब सड़क के दोनों ओर है। यानी कि ये जो चिरायू अस्पताल है, इसके आसपास भी पानी पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं लगातार, यानी कि ये हाईवे है और हाईवे से थोड़ी ही सा ही कुछ पानी बचा हुआ है। पानी का कहर भोपाल भी झेल रहा है, जहां हर तरफ पानी ही पानी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर पूरी तरह डूब चुका है। पिछली बस्ती वहाँ पर जल भराव की स्थिति हो गई है और ट्रैक्टर की दुकानें होती हैं, उनके ट्रैक्टर भी किस तरह पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल में जेल रोड पे यह हालात है। जो निचली बस्ती है वहाँ पर जल भराव की स्थिति हो चुकी है। लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भी 24 घंटे हाई अलर्ट जारी किया है। पानी चिरायू अस्पताल तक पहुंच गया है। कटनी जिले में हो रही लगातार 48 घंटे से मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं कटनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, जिसके साइड इफेक्ट अब रिहायशी इलाकों पर दिख रहे हैं। कहीं घर डूब गए हैं तो कहीं एक एक मंजिल तक पानी है।
में हम मौजूद हैं कटनी नदी में और गाटा घाट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो मकान है लगातार कटनी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और लगातार लोगों का मकान डूब गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो हनुमान मंदिर है, आधा हनुमान मंदिर डूब गया है और जो लोगों के जो मकान हैं वो भी डूब गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर की ये हालत बरगी बांध के तिहरा गेट खोलने से हुई है, जहां एक साथ इतना पानी आया कि नर्मदा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। गौरी घाट से लेकर सिद्ध घाट और उमा घाट सब पानी में डूब गए हैं। तिहरा गेट खुल चुके हैं। यहाँ पर टीम लगी हुई है, 3 टीम लगी अलग अलग। यहाँ पर जितने भी सारे मंदिर है सारे डूब चुके हैं, घाट भी डूब चुके हैं। किनारा कोई किनारा नहीं आपको नज़र आएगा, सारी जगह देखोगे पानी ही पानी नज़र आएगा। तो पब्लिक को हमें ये हिदायत बार बार देते हैं कि यहाँ पर भीड़ ना लगाए, दर्शन करके माता जी के रवाना। प्रशासन ने निचले और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से नर्मदा नदी से दूर रहने की अपील की है, लेकिन लोग मानेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी स्थिति जहां जहां आती है लोग खुद ही खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। उत्तर में पहाड़ी राज्य मानसून की मार से दरक रहे हैं तो दक्षिण में केरल का वायनाड कराह रहा है। वायनाड में 29 जुलाई को आई तबाही के बाद से अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन थमा नहीं है। अभी भी 206 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए सेना ने नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। हरी भरी वादियों के बीच नदी के किनारे से अलग सा दिखाई दे रहा ये इलाका 29 जुलाई की रात तक आबाद था। और फिर शोर मचाती नदी सब कुछ बहा ले गई। जहां कभी आबादी सांस लेती थी, वहां अब बर्बादी के निशान हैं, तबाही का मलबा है। जिधर देखो सिर्फ तबाही के निशान पसरे हुए हैं। जो गांव आबाद थे, अब वहां कई फीट ऊंचे मलबे का कब्जा दिखाई दे रहा है। गांव, स्कूल, घर, पुल, सड़क सब कुछ तबाह हो चुका है और इस मलबे के बीच जारी है उन लोगों की तलाश जिनका तबाही के 6 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चल सका है। वायनाड में बादल फटने के बाद आई तबाही में अब तक 365 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 206 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना और एनडीआरएफ के जवान नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। शवों और मलबे में दबी जिंदगी की उम्मीद की तलाश में स्निफर डॉग की तैनाती की गई है। साथ ही सेना की ओर से रडार का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। इधर मशीनों के जरिए मकानों के आसपास खुदाई की जा रही है ताकि नीचे दबे शवों की तलाश की जा सके। साथ ही पत्थरों को तोड़ने और मलबों को हटाने का काम भी तेज कर दिया गया है। वायनाड के स्मालीमट्टम, चुड़ालमाला, मुंडाकाई, सोचीपारा और चलियार नदी के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर वायनाड में आई तबाही को लेकर भारतीय विज्ञान संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है, वायनाड जिले का 60% एरिया बेहद संवेदनशील है। लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र समेत 8 गांव अत्यधिक संवेदनशील बताए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2018 में बाढ़ और भूस्खलन के बावजूद इलाके में केरल सरकार की ओर से 19 खदानों को मंजूरी दी गई, जिसका सीधा मतलब है कि 29 जुलाई को आई आपदा के पीछे कहीं न कहीं केरल के शासन प्रशासन की लापरवाही भी जिम्मेदार है। अब एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव किसी भी हाल में मंजूर नहीं किया जाएगा।
वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम या सीमित करने को कोई भी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। असल में खबर यह है कि सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा एक्ट में 40 संशोधन किए जा सकते हैं। बिल को संसद में पेश करने की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन खबर के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। वक्फ एक्ट क्या है और क्यों इसमें बदलाव की बात कही जा रही है, ये रिपोर्ट। संसद की सिफारिश पर ये घोषणा करते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। ठीक 5 साल पहले की तारीख थी जब संसद भवन में इतिहास बना था। मुल्क आजाद होने के 7.5 दशक बाद देश के मस्तक जम्मू कश्मीर से 370 का कांटा हमेशा के लिए निकाल दिया गया। 5 अगस्त ही वो तारीख है जब प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के सपने की बुनियाद रखी थी। एक बार फिर 5 अगस्त की तारीख आने वाली है। सवाल यह है कि क्या इस बार भी इतिहास बनने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मोदी सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में बड़ा बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की कुछ धाराओं को हटाया भी जा सकता है। संसद का मॉनसून सत्र अभी 12 अगस्त तक चलना है। फिलहाल वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। बोर्ड का पुनर्गठन हो सकता है। वक्फ बोर्ड में संशोधन की खबर आने के बाद से ही राजनीति गर्मा उठी है। बोर्ड भी जो है वो गवर्नमेंट का एक बॉडी है, एक चुनी हुई बॉडी है, उसको बुलाते और वो अपने फैसले खुद लेती है। तो अगर उसमें कुछ अधिनियम में कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो सरकार अपनी ओर से लेके आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वक्फ बोर्ड से संबंधित जो लोग हैं उनका भी अगर उनकी राय, उनका मशवरा भी लिया जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। हमें इस बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। सरकार बहुत से कदम उजलतबाजी में, जल्दबाजी में उठाती है, जिसकी वजह से जो है वो समाज में और मुल्क में और दुनिया भर में देश की जो हज़ारों साला गंगा जमनी तहजीब है उसके तई एक अच्छा मैसेज, पैगाम नहीं जाता। सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों पर बहस करना, असली मुद्दे पर चर्चा न हो, इसके लिए सरकार इस तरह का काम करती है। वक्फ एक्ट में संशोधन की बात आई तो मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले हैदराबादी भाईजान कहां खामोश रहने वाले थे? असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले, जरा गौर से सुनिए। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए। बात देश के 20% मुसलमान वोटरों की है। सियासत गरमाएगी ही, लेकिन आखिर वक्फ बोर्ड में क्या बदलाव हो सकते हैं ये भी जान लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना, बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव है, निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का भी प्रस्ताव है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही राज्य वक्फ बोर्डों की ओर से दावा की गई विवादित जमीन का नए सिरे से सत्यापन करने का प्रस्ताव भी शामिल है। देश में रेलवे और सुरक्षा बलों के बाद सबसे ज्यादा जमीन पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था वक्फ बोर्ड ही है। संशोधनों के बाद किसी भी जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी। लेकिन ये कई मुस्लिम धर्मगुरुओं को नागवार गुजर रहा है। मुसलमान खामोश है, मुसलमान आवाज नहीं उठा रहा है। अब खामोश रहने से काम नहीं चलेगा।
अब मुसलमानों को सड़कों पे आना पड़ेगा। जिस तरह से किसानों ने 700 लोगों ने शहीद होकर तीनों बिल वापस करा लिए, इसी तरह मुसलमानों को भी शहादत देनी पड़ेगी। ये सरकार बाज आने वाली नहीं है। वैसे कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस फैसले को अच्छा कदम भी बताया है कि मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए एक विधेयक को टेबल करने जा रही है, जिसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। ये वक्फ बोर्ड के हित में बहुत बेहतर होने जा रहा है। वक्फ संशोधन वक्फ को ताकत देने वाला संशोधन होगा। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए। वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन करता है। इसको दान के तौर पर माना जाता है। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ एक्ट पारित किया था। 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई। इसके बाद 1995 में इसके अंदर बदलाव किए गए। 2013 में इसमें फिर संशोधन किए गए, जिसके बाद वक्फ को असीमित शक्ति और पूर्ण स्वायत्तता मिल गई। मौजूदा वक्त में वक्फ बोर्ड के पास करीब 8,70,000 संपत्तियां हैं, जिनका कुल एरिया करीब 9,40,000 एकड़ है। देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं। बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने वक्फ की संपत्ति के लिए 100 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने उसके विकास के लिए, और संदर्भ उसका यह है कि पुस्तकालय बन रहा है, मल्टीपर्पस हॉल बन रहा है, विद्यालय बन रहे हैं, तो समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, यतीम लोग हैं, उनके जीवन दशा को बदलने में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उपयोग होगा। असल में वक्फ बोर्ड अपनी लाखों एकड़ की प्रॉपर्टी पर कंट्रोल के लिए संघर्ष कर रहा है। यही वजह है कि मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त के दौरान वक्फ बोर्ड के कई फैसलों पर विवाद भी हुआ। पिछले साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में उन 123 संपत्तियों के निरीक्षण की अनुमति दी थी, जिन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने कब्जे का दावा कर रहा है। पिछले साल अगस्त में ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन संपत्तियों को नोटिस भी जारी किया था। और अब चलिए एक बार फिर से कुदरत के कहर की बात करते हैं। कश्मीर से केरल तक कुदरत का बादल फाड़ रिवेंज तबाही मचा रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, सैलाब सब कुछ बहा रहा है। ऐसे में सेना के जवान देवदूत बनकर आए हैं। हिमाचल में एक के बाद एक बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई। शिमला, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति में बादल फटने की घटनाओं से भारी बर्बादी हुई। कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में सेना के जवान और बेजुबान रक्षक मोर्चे पर डटे हैं। या कहिए कि मलबे में नीचे जिंदगी की तलाश जारी है। प्रलय कहिए, तबाही कह लीजिए, या फिर बर्बादी की बारिश। विनाश को परिभाषित करने वाला हर एक शब्द इन तस्वीरों के सामने बौना पड़ जाता है। कुल्लू में नदी के पास मौजूद घर टापू बन गया। मनाली लद्दाख हाईवे पर कोफ्ता ब्रिज पानी की धार में बह गया। मकान, दुकान टूट गए। इंसानी बस्ती के आसपास बिखरे बड़े बड़े बोल्डर और मलबा, जिनके बीच अब भी जिंदगी की तलाश जारी है। बीते 4-5 दिनों में देवभूमि हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का वो कहर टूटा है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 2 अगस्त को लाहौल स्पीति की पिन वैली में बादल फटा। 1 अगस्त को मंडी के तिरांग गांव में बादल फटा। 31 जुलाई को शिमला का रामपुर गुस्साए बादलों का शिकार हुआ। 31 जुलाई को ही कुल्लू के श्रीखंड महादेव में बादल फटा। अब जरा शिमला के रामपुर में
बादल फटने के बाद आई तबाही का शोर सुनिए। वाकई बहुत भयानक मंजर था। शिमला में समेज गांव में बादल फटा तो पानी चट्टानों को चीरता हुआ बढ़ा और सामने जो कुछ भी आया उसे जमींदोज करता चला गया। कितने ही घर तबाह हो गए, सड़कें टूट गईं, पुल बह गए। अगर कुछ रह गया तो सिर्फ तबाही के निशान, जिनके नीचे जिंदगी की तलाश जारी है। रामपुर के समेज गांव पर बरसी बादल फाड़ तबाही का पानी उतर चुका है, लेकिन अभी भी 36 लोग लापता हैं। इनमें 18 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल हैं। इनकी खोजबीन के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है ताकि मलबे के नीचे दबे शव और जिंदगियों को बाहर निकाला जा सके। समेज गांव और उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आर्मी और आईटीबीपी के 301 जवानों को लगाया गया है। डॉग स्क्वाड के साथ ही लाइफ डिटेक्टर डिवाइस की भी मदद ली जा रही है। जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के जरिए मलबा हटाया जा रहा है। टेम्पररी पुल बनाकर ऊपरी इलाकों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। स्पेशली एक युद्ध स्तर पर काम करेंगे, जिसमें जेसीबी भी हमारे पास अभी जो कल की इन्फॉर्मेशन है 5 जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं और सब टास्क फोर्स को जो अलग अलग काम दे दिया गया है। नॉर्मल ब्रिज भी हम आज बना रहे हैं, तो एज पर जो हमारे पास लिस्ट है जो वर्दी एडिशन ने बताया, तो 36 लोग अभी तक लापता हैं। ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई। 55 लोग मिसिंग है। अब की बरसात अभी शुरुआत हुई है, तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अब वक्त आ गया कि अब सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। जो ऐसी जगह जो असुरक्षित हैं उनको ईयरमार्क करना चाहिए, पहचानना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके बाद वहाँ के लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए कहीं सुरक्षित स्थान पर आवास बनाने के लिए। आसमान से बरसी आफत ने शिमला के समेज गांव को गहरे जख्म दिए हैं, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सेना के जवानों के लिए भी ऑपरेशन जिंदगी को अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं, क्योंकि हर ओर मलबा बिखरा पड़ा है, पुल टूट गए हैं, रास्ते बह चुके हैं। ऐसे में सेना के जवान पहले रास्ता बना रहे हैं, फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, घायलों को इलाज मुहैया कराने के लिए कैंप लगा रहे हैं। बहुत सारा पुल टूटा हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, रात में बादल फट गई है, ऐसा कंडीशन हो गया सर हमारे खात्मा। ऊपर फंसे हुए थे, काम करने गए थे, सब वहाँ पे फंसे हुए थे। रास्ते में पुलिया टूटी हुई है, आने का रास्ता नहीं है, छोटा सा पाइप है, उधर से पार होना पड़ रहा है। रोड ना होने की वजह से हमारे को पैदल लाना पड़ रहा है। मेरे 4 दोस्त अभी भी ऊपर हैं, कैसे हम लोग क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा है। हम अभी जा रहे हैं वापस 2.5 महीने के बाद। एनडीआरएफ एकदम अपना परिवार जैसा सबको सपोर्ट कर रहा है, अपना जान पे खेल के वो लोग निकाल रहा है। एनडीआरएफ सर वो बहुत हेल्प की है हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। प्रलय की शक्ल में पानी अपने साथ रास्तों को बहा ले गया। पहाड़ की ढलान पर बने मकान ढह गए। 4 लोग अभी तक लापता हैं, जिनकी तलाश हो रही है। चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। डॉग स्क्वाड की मदद से मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। यूं तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फाड़ तबाही गुजर चुकी है। प्रलयकारी पानी उतरने के बाद पीछे छूट गए पत्थरों से समझिए कि बर्बादी की बारिश कितनी भयानक थी। मकानों के पास बड़े बड़े पत्थर और मलबे जमा हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से सुनिए, एक के बाद एक बादल फटने की घटनाओं से कितनी तबाही हुई है। कम से कम 700 करोड़ रुपए का अभी नुकसान हुआ है और 55 के करीब लोग लापता है, जिसमें कुछ डेड बॉडी रिकवर हो गई है। अभी क्योंकि डेड बॉडी में हमने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है, हम चाहते हैं कि भविष्य में भगवान से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हिमाचल पर थोड़ा रहम कीजिए। लाहौल स्पीति के चीका गांव से आई इस तस्वीर पर गौर कीजिए। 2 अगस्त को बादल फटने की घटना से कोपाता ब्रिज और बेली ब्रिज को बड़ा नुकसान पहुंचा। वहीं लद्दाख और मनाली हाईवे पर मौजूद कोफ्ता ब्रिज सैलाब में बह गया। इधर हिमाचल प्रदेश से सटे उत्तराखंड में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बादल फटने से आई तबाही के चलते केदार घाटी में अभी तमाम श्रद्धालु फंसे हुए हैं।
जिनके रेस्क्यू के लिए सेना के जवान नामुमकिन को मुमकिन बनाने में लगे हैं। पहाड़ पर सीधी चढ़ाई से लेकर रस्सियों के आसरे नदी के दूसरे छोर पर पहुंचने की कोशिशें जारी हैं। नदी की तेज धार को रस्सियों के आसरे पार करते जवान। जिंदगी की तलाश में पहाड़ की चढ़ाई। पहाड़ों के बीच हेलीकॉप्टर की उड़ान। 1 अगस्त को केदारनाथ में बादलों ने जो तबाही मचाई, उससे जूझती जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद अभी तक जारी है। बादल फाड़ तबाही का सबसे ज्यादा असर भीमबली और लिंचोली में हुआ है, जहां अब भी कई लोगों के फंसे होने की खबर है। लेकिन बार बार बदलते मौसम और टूटे हुए रास्तों से होकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में अब सेना के जवान एक पहाड़ के रास्ते ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर रस्सियों के आसरे अस्थायी पुल का निर्माण किया जा रहा है, ताकि नदी पार कर दूसरी तरफ पहुंचा जा सके। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच सेना के जवान नामुमकिन को मुमकिन बनाने में जुटे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है आर्मी के जवान यहाँ पर एक टेम्परेरी ब्रिज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस ब्रिज का मकसद होगा कि जो ज़रूरी सामान है वो दूसरी तरफ लोगों तक पहुँचाया जा सके, उन लोगों तक जो कि वहाँ पर फंसे हुए हैं और जिनको निकालने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। कि अभी तक जो रास्ता तैयार किया गया था लोगों को निकालने का, वो रास्ता ये है पहाड़ी के रास्ते का। ये जो आप देख रहे हैं तमाम महिलाएँ, बच्चे, बुजुर्ग सब जो है वो इसी रास्ते से लाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बहुत खतरनाक रास्ता है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान रस्सियां लगा कर जगह जगह पर खड़े हैं ताकि लोगों को इससे निकाला जा सके। केदार घाटी में आई तबाही में फंसे श्रद्धालु और पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को सेना की मदद मिल रही है, जबकि मलबे में दबे लोग और शवों की खोज के लिए डॉग स्क्वाड की तैनाती की गई है, जो मलबे और दूर तक बिखरे पत्थरों के नीचे जिंदगी तलाश रहे हैं। यही नहीं, जैसे जैसे मौसम ठीक हो रहा है, हेलीकॉप्टर्स ने भी ऊपरी इलाकों के लिए उड़ान भरना शुरू कर दिया है। इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिस हेलीकॉप्टर से लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उसी हेलीकॉप्टर से अब स्निफर डॉग को भी आर्मी के जवान जो हैं वो ऊपर लेकर जा रहे हैं। ख़ास तौर पर भीमबली लिंचोली के पास, जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर बादल फटने के बाद पूरा रास्ता टूट गया और ज़्यादातर लोग जो है इसी इलाके में फंसे हुए हैं। अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ पुलिस की टीम तो है ही, आर्मी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। टेम्परेरी ब्रिज बनाने के साथ साथ आर्मी जो है स्निफर डॉग की मदद से भी लोगों को निकालने का काम करेगी। बादल फटने और तेज बारिश से केदार घाटी, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में कई रास्ते टूट गए। कहीं मलबा आने से रास्ता बंद है। मलबा आने से चीड़बासा हेलीपैड भी कई दिनों से बंद था, जिसे काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने खोल दिया है। यहाँ एक पहले से ही बना हुआ हेलीपैड था, लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ हो गया था, जिसके कारण से इस हेलीपैड में बहुत सारे पत्थर आ गए थे, जो बड़े पत्थर भी थे। उसके कारण से ये फंक्शनल नहीं था। यहाँ के हेलीपैड को हमने क्लीन किया, इसके जितने बड़े पत्थर थे सब बाहर किए इससे, और हेलीपैड को हमने जो यहाँ टूरिस्ट फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाने के योग्य बना दिया। और यहाँ से अभी हेलीपैड की सॉर्टी शुरू हो गई है और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ हो गया। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और मुनकटिया में पहाड़ मार्ग से हो रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए एसडीआरएफ के जवान 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को बाहर निकाल चुके हैं, जबकि करीब 400 यात्रियों को केदारनाथ से लिंचोली के लिए रवाना करने की खबर है। इन सभी को लिंचोली से एयरलिफ्ट किया जाएगा।